हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 6 फरवरी 2023 का जो फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका अपने एग्ज़ाम आज करेंगे। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। अगर आप एक बार करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट दिमाग भी खुल जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। एक बार आप पूरी वीडियो देखना, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको जो भी क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर आपको देख के लगेगा हाँ सर इसमें मज़ा आ रहा है, अच्छे क्वेश्चन है और करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको कोई भी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन। दोस्तों, आपको बेलन का आयतन क्या होगा आप देखते ही बोलोगे सर पाई आर स्क्वेयर एच। डायरेक्ट लिख दोगे, क्या आएगा 22/7 इंटू में त्रिज्या कितनी है देखो 11, तो 11 का स्क्वेयर लिख दो सीधा 121। ऊंचाई कितनी है एच 21। ठीक है, देखो 7 दिया 21, 3 एकम 3, 3 दुआ 6, इकाई अंक 6 देखो इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, मतलब ये दोनों आंसर नहीं होंगे। अब देखो इसमें और इसमें दहाई का अंक भी सेम आ रहा है और ये भी सेम आ रहा है, एक अंक, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आप क्या करो, इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 121 को 3 से किया तो 363 हो गया, इंटू में 22 से करना है, 22 दिया 66, 6 22 छिके 132 और 6 138, 13 22 दिए 66 और 13 कितने हो गए 79, तो आपका आंसर आ गया 3 नंबर का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे इसने पूरी कैलकुलेशन करवाई है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, क्षेत्रफल कितना है 150 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ लगता है आयत का परिमाप आपको बताना है, तो आपको क्षेत्रफल का देखते ही आप बोलोगे सर ये रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब 3x और 2x लिखेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या आएगा 6x स्क्वेयर इक्वल टू में कितना दिया है 150, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में आ जाएगा 25, एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 5। ठीक है, अब यहाँ से इसकी लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी, लेकिन आपको क्या निकालना है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, तो लंबाई कितनी है 3x, ये कितनी है 2x, तो 5x का 2 गुना 10x हो जाएगा। x की वैल्यू आपको पता ही है 5 5 25, 25 दूना 50, तो आपका आंसर आ गया 2 नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आसान। एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य हो सकता है, आपसे पूछा है। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो। फर्स्ट वस्तु का 20% पहली वस्तु का, और दूसरी वस्तु मान ली कोई सेकंड, इसका 25%, दोनों क्या है छूट बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से 5 चौके 20, 5 5 25, तो फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो आ जाएगा कितना दोस्तों 5:4। अब यहाँ से आपको देखना है 5:4 इनमें से किसका आ रहा है, तो यहाँ देखो ये नहीं आ रहा, कितना आ रहा है 0, ये 0 कट गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 6, तो 5 6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 0 0, ये 5 2 आ रहा है, देखो ये 0 0, ये कितना आ रहा है 5 3 आ रहा है, तो बच गया कौन सा ये देख लो 0 से 0, ये 5 और ये 4, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, नहीं तो आप इसको 100 में है, देखो पहली टर्म पहली वस्तु 100 में है, इसको 100 बना लो, 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे 20 से, इससे को भी 20 से कर दो। पता है ना आपको, ऊपर जितने का गुणा या भाग करते हैं नीचे भी उतने का ही करते हैं, तो 20 पंजे 100 और 20 चौके 80, इसका मतलब 100 और इसका मतलब 80 हो गया, तो ये आंसर आ जाना था यहाँ से। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, देखो 20 मेन है इनटू में क्या है 5 दिन में ये पूरा काम कर देते हैं, ये इसका क्या है टोटल वर्क है। जबकि 24 महिलाएं इसी काम को, तो मतलब इसके बराबर होगा, उतना ही काम करेगी जितना ये 20 पुरुष कर रहे हैं 5 दिन में। अगर 24 महिलाओं को लगाएं तो इसी काम को वो कितने दिन में करेगी 5 दिन में, ये भी 5 दिन में कर देती है। लेकिन पुरुष तो 20 ही लगाने पड़ेंगे, महिला कितनी लग रही है 24, 4 बढ़ेगी ना, टाइम देखो सेम ले रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तभी तो कम लग रहे हैं ये। यदि 30 पुरुष और कितने 30 मेल और 12 क्या फीमेल
इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगी, देखो ये इनकी एफिशिएंसी आएगी, ये इसके दिन है, बराबर में टोटल वर्क। टोटल वर्क कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इनका रेशियो निकालो, 4 5 20, 4 6 24, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो M और W का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 5 चौके 4 5 20 और 4 6 24, ठीक है। ये आ गया आपका 6 और 5, देखो ये 5 बच गया ना यहाँ पे। M और W का रेशियो आ गया 6:5। तो यहाँ से टोटल वर्क इसमें रख लो, चाहिए वैल्यू चाहिए इसमें रख लो, इसमें रखोगे तो 5 रखनी पड़ेगी क्योंकि फीमेल का ही है, W की वैल्यू है 5, है ना, फीमेल मतलब किसकी, वुमेन की। अगर इसमें रखोगे तो ये 6 रखने की था, 20 छिक्का 120, 120 5 600, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है 600, मतलब 600 लड्डू खाने हैं। किसको, ये कितनी है, मेल की कितनी है 6, 30 छिक्का 180 प्लस 12 5 60 इंटू में D बराबर में 600। ये तो होता है पूरा, लेकिन आपको पता है ये काम आएगा इसमें, जो भी ये पूछे इसका डिवाइड करना होता है तो दिन आ जाएंगे। ये कितना बन गया 180 और 60 240, ठीक है। तो बराबर दिन की वैल्यू आ जाएगी ढे की, काटो इसको, 120 5 और भी 120 दूना, तो 5/2 का मतलब आ गया 2.5 दिन। तो पूरा करने में कितने दिन लगे, 2.5 दिन में पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है कोई धन उधार लिया बैंक से, ठीक है, कोई धनराशि X रुपए की 2 साल के लिए ली, 5% वार्षिक इसकी दर है। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, साधारण ब्याज नहीं है। तो भुगतान इसने कितना किया 2 साल बाद 7,05,600 रुपये, ठीक है ना, इतनी बनता है ना, इकाई हिदाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,05,600 रुपये का इसने भुगतान किया। तो बताओ इसने धन कितना लिया था, ये निकालना है आपको। तो देखो दोस्तों ये 20% दर है, 5% सॉरी, तो इसको क्या लिखोगे 1/20 जब इसको फ्रैक्शन बनाओगे तो कोई धन 20 से कितना हो गया 21 हो गया। ये तो 1 साल का है, 1 साल वाला जो दिया हुआ है, लेकिन आपको तो 2 साल का निकालना है। तो 2 साल के लिए आपको CI में जब अपने करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो क्या करते हैं इनकी पावर कर देते हैं। कितने साल है 2 साल, तो 2 पावर कर दो, तो 20 की स्क्वायर कितना हो गया 400, 21 की स्क्वायर कितना हो गया 441। इसका मतलब ये तो धन उधार लिया था 400, अब आप कितना दे रहे हो 441, तो आपको किसकी वैल्यू दी है 441 की, तो मतलब 705 और 600 है, ये किसकी वैल्यू है 441 की। आपको धन पूछा है कितना, ये निकालना है 400, ये निकाल दो, इसको इससे काटना है तो कितने पे जाएगा, देखो लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौके 24 तो नहीं आएगा। 16 से करके देखो, 16 एकम 16, 16 चौके 64 और 1 65, 16 चौके 64 और 6 70, तो ये 16 पे गया, ये आ गया 16 चौके 64, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, ये 2 जीरो तो आएगी ना यहाँ पे साथ में 64, तो ये आ गया और ये 4 जीरो इसके साथ में आ गया, तो कितना आ गया 6,40,000 रुपये इसने क्या लिए थे, उधार लिए थे। ये P की वैल्यू आ गई, ठीक है ना, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना होता है। चलिए नेक्स्ट पे, A और B के वेतन का अनुपात 4:5 है, उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 और 300 रुपये बचाते हैं तो A का वेतन कितना है। देखो दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ तो आपको पता होगी, क्या इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस में क्या होता है सेविंग। अगर मेरे को सेविंग इनकम माइनस सेविंग कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आ गई ना। ये चीज़ इसी फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूले से आप चीज़ बना सकते हो इसको किसी भी। अब देखो A और B का मैंने लिख दिया यहाँ पे, A और B, ऊपर A का वेतन कितना है 4, तो इसको 4x कर लो ना, और B का वेतन कितना हो जाएगा 5x। अब इसमें से आपने अगर सेविंग माइनस कर देंगे 200 रुपये की, बचाते हैं ना, ये 200 बचाता है, ये 200 माइनस कर दिया आपने इसमें से, ये 300 बचाता है, ये 300 माइनस कर दिया। देखो इनकम में से सेविंग माइनस कर दें तो क्या आएगा ऊपर वाले का, A का एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर देखो कितना है 5, रेशियो 5:6, इसको 5/6 मानो तो कट जाएगा ये, है ना, इसको मानने का कोई फायदा नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, 6 चौके 24 और 5 5 25, तो डिफरेंस कितना आएगा x, 6 दूनी 12 और 5 दिया 15, इनका डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों 1200 और 1500 का डिफरेंस आ गया 300, ठीक है ना। अब देखो x की वैल्यू आ गई 300, आपको क्या पूछा है A का वेतन, तो A का वेतन कितना था 4x, तो 4x कितना हो जाएगा 4 तिया 1200 रुपये। बात समझ आई क्या, ये तो हो गया एक लाइन वाला। एक होता है 4:5 है इनका, एक है 5:6, ये रेशियो दिया हुआ, ये एक्सपेंडिचर का है
ये किसका है, इनकम का है। आपको शेविंग कितनी है दोस्तों, ये 200 रुपये बचाता है, ये 300 रुपये बचाता है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, जब भी आपको इस प्रकार का दिया हो कि ये सेविंग इतना बचाता है, ये इनका रेशो है, तो इनका अनुपात का रेशो अंतर करो, गुणा करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 6 चौके 24 और 5 5 25, तो इनका ये तो हो गया रेशियो वाला, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो इनका अंतर आ जाएगा 1। अब देखो इसका 5 दिया 1500 और 6 दूनी 1200, इनका अंतर किया तो कितना आया 300, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। आपको पूछा है एक की इनकम कितनी है 4, तो 4 दिया 1200 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो उसको। चलिए नेक्स्ट पे, ABC एक कार्य को ABC एक कार्य को 4 दिन, 8 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं यदि तीनों बारी बारी से काम करें। तो पहले तो आप इनका क्या ले लो दोस्तों, टोटल वर्क मान लो, 4 चौके 16, 8 दुआ 16, 16 एकम 16। देखो इसका इसमें टोटल वर्क में डिवाइड करते हैं दिन का, तो एफिशिएंसी आती है। जब एफिशिएंसी और इसका गुणा करते हैं, ये देखो यहाँ से, तो ये 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, तो ये टोटल वर्क आ जाता है। ओके, अब ये कहता है कि बारी बारी से काम करें, पहले दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर वापस ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा। इस प्रकार ये पैटर्न बन रहा है, बताया था ना पहले भी। तो ये 3 दिन में कितना काम हो रहा है, देखो पहले जब भी आपको बारी बारी से हो ना, तो आप देखो पैटर्न कितने दिन के बाद बन रहा है, 3 दिन के बाद। तो 3 दिन में 4 और 2 6 और 1 7, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब है अगर एक दिन ए लड्डू खाए, दूसरे दिन बी खाए, तीसरे दिन सी खाए, चौथे दिन वापस ए खाए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, इस प्रकार। तो आपको ना जैसे भी जितना ही पैटर्न बनता हो, जैसे 2 का बनता हो तो 2 दिन में इतना काम, 3 दिन का बनना तो 3 दिन में इतना काम, इसको आप इसके नज़दीक लेके जाना है। तो कितने से गुणा करोगे, 2 से। पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है ना, तो इससे कम तक गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 3 दुआ 6। इसका मतलब 6 दिन में आप 14 लड्डू खा गए। बचे कितने, 2। कितने बच गए, 2 बच गए, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या बोला दोस्तों, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें यदि 175% कार्य पूरा करना हो। अगर मेरे को 16 कार्य पूरा करना होता तो मैं यहाँ से, अब देखो किसकी बारी आती, जिसने शुरू किया वापस, किसने ए, ए ये 2 काम कर देता तो यहाँ पे तो 16 हो जाता। लेकिन अगर 2 काम, यहाँ पर कितना टाइम कितना आता, टोटल दिन 4, ये 4 काम कर सकता था, इसमें से इसको 2 ही करना था, तो 2/4, तो इसका आंसर आ जाता है 1/2, तो 6 से ही 1/2 दिन। ये कब था, जब यही काम करना होता। लेकिन ये तो टोटल काम है 100% है, ये बोलता है 175% काम करना है। तो आपको कितना काम करना है दोस्तों, 3 दिन में आप काम करते हो 7 ना, 7 लड्डू। लेकिन 16 का 175% निकालो, कितना आएगा, 25 चौके 100, 25 7 175, 4 चौके 16, 4 7 28। इसका मतलब हुआ अब आपको 28 लड्डू खाने हैं 16 की जगह। कितने, 28। आपको ये पूछा है, तो आप देखो 7 को कितने से गुणा करेंगे, 28 हो जाए 4 से। देखो 7 चौके 28 और 4 तिया 12, तो 12 दिन में आपके टोटल काम हो जाएगा जो भी आपने पूछा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। इसका मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है दोस्तों, 7 और 11। तो यहाँ से आप अगर टोटल बनाना चाहोगे तो कितना बनेगा, आप डायरेक्ट लिख लोगे, ये लिखना नहीं है आपको, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 7 और 11 18। अब इनमें से आपको कुछ भी दिया हो, बॉयज़ की संख्या दी हो, गर्ल्स की दी हो, टोटल दिया हो तो टोटल के नीचे आ जाएगा। टोटल दिया हो तो ये 18 आ जाएगा नीचे, गर्ल्स की संख्या दी हो तो इनके नीचे 11 आ जाएगा, बॉयज़ दिया हो तो 7 आ जाएगा। अगर बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस दिया हो वहाँ पर, तो इनका डिफरेंस कितना है, 4 आ जाएगा नीचे। बात समझाएगी ना। अब आपको टोटल छात्र दिए हुए हैं 3420, बताओ कौन सी संख्या आएगी नीचे। आप बोलोगे सर टोटल तो रेशियो में 18 है, गुणा में क्या निकालना है, लड़कियाँ कितनी है 11, तो गुणा में 11 कर दिया। 18 एकम 18 और 18 से काटो, 18 एकम 18 16, 18 निमे 162 और ये आ गया 90। 190 को गुणा करना है 11 से, तो क्या आएगा लास्ट में, देखो 11 9 से करो तो 99, मतलब 9 आएगा। ये 0 तो आनी है, लेकिन 9 और किसी में नहीं आ रहा इकाई अंक, तो ये आ गया आंसर, ठीक है ना। बाकी आप गुणा भी इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की 2 क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है। देखो 5% प्लस 5% की वृद्धि, इसका मतलब प्लस 5 × 5/100 हो गया। क्या a + b + ab/100 से नहीं करते क्या,
तो 10.25% की आ गई, इसकी वृद्धि आ गई है। अरे CI में नहीं करते क्या, 5% की दर से 2 साल का CI, 2 ईयर का CI कितना आता है, आप निकालते हो ना 10.25, तो यही तो चीज़ है, आपको वृद्धि पूछी है। चलिए आगे, 10,000 रुपये के बिल के लिए 30% की छूट और 22% यहाँ पे लिख लो तथा 8% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर। इसने बोला है कि एक तो 30% की छूट दे दी है ना पहली, और एक इसने क्या किया 22% और 8% की 2 छूट दी है। तो यहाँ से और यहाँ से जो भी आएगी वैल्यू, यहाँ तो 30% ही आएगा और यहाँ कितना आएगा 22 और 8 30, 30 प्लस कितना आ जाएगा 22 8 176, ठीक है, 22 इंटू 8/100 1.76%। तो यहाँ से अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, ये भी परसेंटेज में ये सारी, ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, तो 1.76% निकाल दो किसका 10,000 का, तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको 176 रुपये आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। ये A प्लस बी प्लस ABY 100 से मैंने ये निकाल दिया, A प्लस बी कितना हो गया 30, A इंटू बी करेंगे 22 8 176/100 आएगा, तो मैंने यहाँ डेसिमल लगा दिया। इसका और इसका डिफरेंस ये था, तो ये देखो 30% माइनस 1 प्लस 1.76% माइनस का 30%, ये तो देखो जीरो हो गया, यही बचा डिफरेंस, तो इसलिए ये निकालना था 10,000 का, ठीक है ना। एक व्यापारी 2 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 26 किलो अपरिष्कृत नमक को 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह इस मिश्रण को 3 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से इसने कितना क्या खरीदा है, इसने 26 किलो खरीदा है, तो टोटल कितना रुपये लगे इसके 52 रुपये। और 3.60 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कोई चीज़ है, इसने नमक खरीदा है ना, ये कितनी खरीदी है 30, 36 दिया 108, तो ये जीरो से ये डेसिमल गया, तो 108 रुपये की ये खरीदी। तो ये तो इसका टोटल क्या है CP है टोटल, मतलब इतने रुपये में इसने माल खरीदा है, कितना हो गया 0 6 और 1, 160 रुपये में चीज़ खरीदी इसने, कितने किलोग्राम होगी 26 और 30 कितनी हो जाएगी, ये होगी 30 और 20 50 56 किलोग्राम। अब ये बेच रहा है 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 56 को 3 के हिसाब से बेचेगा तो कितने रुपए की हो जाएगी, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, तो ये हो गया इसका SP। 160 रुपये में खरीद के 168 में बेच रहा है, 8 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर 160 पर, गुणा में 100 में से कितना लाभ होगा ये बताना है आपको। 8 से काटा 20 और 20 से 100 काटा कितना आ गया दोस्तों 5% का लाभ, तो ये आंसर आ गया 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यदि A प्रथम 5 n प्राकृत संख्याओं का एवरेज है, इसका मतलब A है जो वैल्यू आएगी वो क्या है, प्रथम 5 n प्राकृत संख्याओं का एवरेज है, तो कितना आएगा, एवरेज होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है, लेकिन अपने एवरेज निकालते हैं तो जितनी संख्याएं होती है उसका भाग दे देते हैं, तो इसलिए ये n नहीं होता, n प्लस 1/2 होता है। तो 5 और 1 5 ही है ना संख्याएं, 5 और 1 6, 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया दोस्तों 3, तो A की वैल्यू तो आ गई 3। B क्या है, 5 ऐसी प्राकृत संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, मतलब स्क्वायर का, तो स्क्वायर में क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपोन क्या होता है 6, ये एवरेज आएगा, ठीक है ना। एवरेज कितना आएगा, यहाँ से 5 है संख्याएं, 5 और 1 6, 5 दूआ 10 और 1 11/6, इसको काटो कितना आ गया 11, तो ये तो आ गई B की वैल्यू 11। ये पूछ रहा है A और B का एवरेज, तो A प्लस B अपोन कर देंगे 2, क्यों 2 संख्याएं है ना A और B, अब तो 3 प्लस 11/2 आ गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 14/2 आ गया, कितना 7, तो आंसर आ गया 7। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यापारी 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 27 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 25 रुपये किलोग्राम हो जाए। इसका मतलब हुआ, एक तो ये 18 रुपये वाली चीज़ खरीद रहे है ना, इसका प्राइस है 18 रुपये प्रति किलो, एक 27 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीज़ खरीद रहा है, समझिएगा कि ये 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली है। इन दोनों को मिलाकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है एक ही, अरे एक ये पोटली है एक ये पोटली है, इन दोनों को मिला के ये A वाली मान लो ये B वाली, इन दोनों को मिला के ये बेच रहा है इसको, ये 18 रुपये में 1 किलो खरीदी है, ये 27 रुपये में 1 किलो खरीदी है, ये 25 रुपये में बेच रहा है दोनों को। देखो इसमें तो 2 रुपये घटा हो रहा है, लेकिन इससे 7 रुपये कमा रहा है ना, ज़्यादा कमा रहा है, तो ओवरऑल तो कमाएगा ही कुछ ना कुछ,
तो ये क्या करता है, दोनों को मिला के बेचता है। यहाँ से मैं एलिगेशन लगा दो, कितना आ जाएगा, ये 7, ये कितना डिफरेंस 2। तो इसका रेशियो पूछा था किस अनुपात में मिलाएगा, तो क्वांटिटी जो भी इसका रेशियो आता है, तो नीचे क्या है, किलो। देखो मैंने बहुत बार बताया, ये जो नीचे चीज़ होती है वो इसी का रेशियो आता है यहाँ पे। तो ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया, इसका क्वांटिटी का कितने किलोग्राम मिलाएंगे, तो 2:7 इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, एक बेलनाकार मीनार का व्यास 10 मीटर है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5 मीटर। 21 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr/h होता है, ठीक है ना। आपको लाइन पढ़ते पढ़ते इसके साथ में अगर इसने वक्र सतह का बोला है तो आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर 1 सेकंड में ही आ जाएगा। 2 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5, इंटू इसकी वैल्यू कितनी 21, 7 तिया 21, 3 5 15, 15 दूआ 30, 22 को 30 से करेंगे तो 22 तिया 66, तो कितना आ गया 660, ठीक है ना, 660 मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका मतलब हुआ 1 वर्ग मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 8 रुपये। आपको कितना करना है 660 रुपये, 660 मीटर स्क्वायर का, तो इसको इससे गुना कर दो, ये आंसर आ जाएगा। देखो 0 6 8 48, 4 48 और 4 52, तो 5280 रुपये इसका खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप कर देते 8 से गुना तो आप यहाँ से भी निकाल सकते डायरेक्ट, ठीक है, वो कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे, एक व्यक्ति ने 25 रुपये प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा इसने। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं आपको इसका ना बेसिक सिखाता हूँ कैसे करना है। बेसिक के साथ साथ इसको समझा देता हूँ कि ऐसे ही आपको करना होता है ये, ठीक है ना। इसने बोला है 25 लीटर इसने मिल्क खरीदा, तो बताओ 25 रुपये के भाव से 25 लीटर मिल्क खरीदा, 25 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से कितना लीटर 25 लीटर, तो टोटल खर्चा कितना हो गया इसका 625 रुपये, समझ गए क्या। अब इसने इसमें वाटर मिलाया है कितना, वो भी 0 रुपये, मतलब फ्री है तो 0 रुपये प्रति लीटर मान सकते हो इसको। 5 लीटर इसने पानी मिलाया है इसमें, तो इसका कितना खर्चा लगा होगा 0। तो टोटल इसका बताओ क्रय मूल्य कितना लगा होगा, क्रय मूल्य कितने का 25 और 5 30 लीटर मान लो इसका। अब मिश्रण बन गया ना 30 लीटर, इसके पास रुपये तो लगे 625 ही। अब ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, मिल्क को बेच रहा है क्या, कितना कितने लीटर, क्या बोल रहा है ये, मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। देखो ये कहता है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। बताओ मिल्क का क्रय मूल्य कितना था, अरे इनका क्रय मूल्य देखो तो 25 और 0 जोड़े तो 25 ही बनेगा, क्योंकि इसका तो 0 है, तो इसका क्रय मूल्य कितना आया 25 रुपये प्रति लीटर की दर से इसने खरीदा है, 25 रुपये प्रति लीटर। अब ये मिश्रण को बेच रहा है, तो मिश्रण कितना हो गया टोटल 30 लीटर, ये हो गया 30, तो टोटल इसका जो एसपी आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 25 तिया 75, 25 तिया 75, 750 रुपये। अब बताओ 625 रुपये की चीज को वो 750 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का लाभ ले रहा है 125 का, कितने पर 625 पर, गुणा में 100%, ठीक है। 25 से इसको काटो 5 और ये आ गया 25, 25 चौका 100 और 4 5 ये 20, तो ये आ गया इसका 20% प्रॉफिट। बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन ये कंफ्यूज कर देता है कि क्रय मूल्य पर कैसे बेचता है और कैसे ये क्या करता है। बस आपको ये चीज़ें देखनी है, 2 बार करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, और यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो इतना अधिक मिलता है। दोस्तों ये कहता है सीआई की दर है दोनों पे, ये हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है और ये वार्षिक रूप से। इसका मतलब ये 20% की दर से अगर आप 2 साल का क्या निकालो सीआई की दर निकालो तो कितनी आएगी सीआई की दर, अगर अपने 100 रुपये मूल्य माने तो 100% माने तो, ठीक है ना, क्या प्रिंसिपल 100 माने, इसमें भी 100 मानना है। इसने देखा है कि 100% जो भी धन है उस पर अगर मैं 1 साल के लिए इसको दूं तो कितना रुपये मिलेगा ब्याज, और अगर मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा। तो वो देख रहा है कि कितना ज़्यादा मिल रहा है या मेरे को कम मिल रहा है ना, हिसाब लगाते हैं ना अपने। तो 20% की दर से 2 साल का सीआई की दर निकालेंगे तो कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस ए बी वाई 100 से करते हैं तो इसका आता है 44%। ये आप जानते होंगे
20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100 से। इसी प्रकार इसमें करो, ये 20% है, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो दर हो जाती है आधी, तो ये होगी 10%। ठीक है ना। और टाइम कितना होता है, दुगुना हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 2 की जगह 4 साल। तो 10% को अपने 4 साल के लिए लिखेंगे ना, 10%, 10%, 10%। पहले इन दोनों में लगाओ जो आएगा, फिर उसका इसके साथ लगा देना, फिर जो इन दोनों से आएगा फिर इसका लगा देना इसके साथ। ठीक है, ये लगा लोगे ना। यहाँ से आगे इसकी अगर आप सीआई की दर निकालोगे हाफ ईयरली, तो ये बनेगा दोस्तों 46.41%। ठीक है। अब आपको पूछा है, देखो 100% अगर मूल्य था तो उसका 44% निकालोगे तो 44% आ गया ना सीआई। इसी प्रकार 100% का ये 46.41% निकालोगे तो ये आएगा। ये देख लो कितना ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ से आप बोलोगे सर ये 44% मिल रहा है, ये 46.41 मिल रहा है, इसका मतलब 2.41% ज़्यादा मिल रहा है। और इतना कितना ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पर पैसे में, रुपए में, तो 3133। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया 3133 बटे में 2.41 गुणा में 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएगी। इसको इससे करो, पूरा पूरा ही जाएगा लगभग, तो है ना। 3 से करो 24, ये 3100, 24 एकम 24, तो ये जाएगा 24 एकम 24, 6 और 7 है, 24 दिया 72, तो 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 1,30,000। तो इसकी 13 बार जाएगा ना, ये 13 एकम 13, 13 चौके 52 और 1 53, 13 दूना 26 और 5 31। ठीक है, तो 1,30,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की दूरी के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल इतनी हो। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब भी डिस्टेंस इक्वल हो ना, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, एवरेज स्पीड के लिए 2xy/x प्लस y, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, अब देखो तो डिस्टेंस इक्वल है इसमें, देखो पहले भी 50 किलोमीटर जा रहा है और फिर आगे भी 50 जा रहा है, सेम है। तो आप यहाँ पे लगा दो, एक स्पीड आपकी 2 × 25 कर दो, एक आपको पता नहीं है y है तो इसको रख लो, एक आपकी 25 थी, एक है y, बराबर में एवरेज स्पीड दे रखी है अब की बार कितनी, 30, ये यहाँ रख दो, है ना। ये देखो पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड तो यहाँ रख दो। अब यहाँ से काटो, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब देखो ये बन गया 5y, ये बन जाएगा 25 तिया 75 और ये 3y, ये इधर जाएगा तो 2y = 75, तो y की वैल्यू आ जाएगी 75/2, तो काटेंगे तो 37.5, तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हो तो 37.5 आपका आंसर आ जाएगा। राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी d के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और फिर 2d के बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से पहले वाली दिशा में ही यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की एवरेज स्पीड, देखो दोस्तों हर शिफ्ट में एवरेज स्पीड का सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। तो आपको देखो अभी अपने करके आए हैं वो भी एवरेज स्पीड का था, लेकिन उसमें क्या था, जो भी आपकी डिस्टेंस थी यहाँ से यहाँ मान लो, पहली बार में तय कर रहा है 75 की स्पीड से d दूरी, जो भी दूरी है, दूसरी बार में ये कर रहा है 2d दूरी, देखो इसकी डबल दूरी, तो दूरी सेम नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसमें, एवरेज स्पीड का नहीं लगा सकते ना। अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है दोस्तों क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब देखो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, d + 2d कितनी होगी, 3d होगी। नीचे अब देखो नीचे आपको चाल दी है, लेकिन नीचे तो टाइम आना था, बताओ पहली दूरी कितनी तय की है, d, ये 75 की स्पीड से, तो d अपॉन देखो दूरी अपॉन चाल, तो ये टाइम बन गया, प्लस आगे 2d दूरी तय की है, ये भी किससे, 100 की चाल से, तो ये देखो दूरी अपॉन चाल, तो ये टाइम बन जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, दूरी बटे ये चाल, क्या आ गई, समय आ गया, तो ये चाल बन जाती है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कर लो, देखो d इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन आए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3, नीचे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लो जी, 100 हो गया यहाँ पे, और ये 75 × 150, तो ये नीचे आ जाएगा 250, और ये 100 और 75 नीचे गुणा होंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, तो 100 × 75 आ जाएगा। 25 को 10 से किया, 25 तिया 75, 0 से 0, 3 तिया 9 और 9 को 10 से किया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई।
ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जब संख्या 1658 और 2038 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 और 6 प्राप्त होता है। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। अब देखो शेषफल बचते हैं, इसको माइनस कर दो यहाँ से, कितना आएगा 1651, और ये कितना आएगा दोस्तों, ये आ गया 2032। ठीक है। अब देखो, अब इसको तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे हो, इकाई अंक देख लिया करो या इनका जोड़ कर लिया करो कि 3 का डिवाइड जा रहा है कैसे भी। अब देखो इसमें इकाई अंक देखें दहाई और इकाई, तो यहाँ से पता चलता है कि इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 8 32। देखते हैं ना, इसमें नहीं जा रहा तो 4 कॉमन नहीं आएगा। इसमें देखो 1 और 5 6, 6 और 6 12 और 1 13, 3 का भी नहीं जा रहा। 5 का नहीं जाएगा, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, इसमें तो जाएगा ही नहीं। 6 का वैसे नहीं जाएगा क्योंकि 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। तो 7 का देख लो, 7 दूनी 14, 2 7 या 21, 4 नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा तो इसको चेक ही नहीं करना है, 1 में चेक कर लो। 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का देखो 11 का जा रहा है क्या, 11 एकम 11, 5 11 5 55 नहीं जा रहा। 12 का नहीं जाएगा, 13 का 13 एकम 13, 3 35, 13 दूना 26, 26 4 और 5 9, 13 7 91, तो मतलब 13 का जा रहा है इसमें, इसमें चेक कर लो। तो इसमें कितना का जा रहा है, 13 का जाएगा। तो कितनी बार 13 एकम 13, 13 दूना 26, फिर कितना होगा 13 7 91। ठीक है। अब देखो यहाँ से 127 आ रहा है, यहाँ पर भी देख लो 127 है, तो इसका मतलब 127 का और कोई मल्टीपल कॉमन है ही नहीं, तो मतलब यही आंसर है। लगा सकते हो आप, लेकिन इसको भी चेक कर लो। ये कितने पे करेगा, 127 का करोगे तो एक बार जाएगा, 127 के दे लो भाग, जा रहेगा। देखो कितना बचेगा, 63 और 3 66। ठीक है। इसको 4 से करो, 4 से करोगे तो 4 से नहीं, 6 7 42 हो रहा है क्या, या 5 से करोगे, कितने से जा रहा है, 127 से कम 27 करोगे 73 और 3 76 बचेगा भाई। ये तो 6 गुना हो जाएगा ना, 6 7 42, 6 दूनी 12 और 4 16, और 6 एकम 6 और 1 7। ठीक है। अब देखो इन दोनों में 13 और 6 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 127 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पे, कौन सी संख्या 2310 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। सबसे आसान सवाल है। ठीक है। फैक्टर करने तो आते ही होंगे ऐसे 2310 के, इस प्रकार कर लो। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप बोलोगे सर ये 10 है, तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ 231 × 10। 10 के क्या बनेंगे, 2 × 5, बस अभाज्य बन गई। इसके बाद इनको छेड़ना नहीं। इसको देखो, अगर आपको टेबल याद है, पहाड़े याद है, तो आप बोलोगे 33 7 231 होता है सर, होता है कि नहीं होता, ये बन गया। इसको करो 11 × 3 × 7 × 2 × 5, बस ये फैक्टर होगी, सारे के सारे प्राइम फैक्टर बन गए। अब ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम, तो इनको जोड़ो, 11 और 3 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28, तो 28 से एक कम कर दो, कितना 27। ठीक है। एक कम है तो कौन सा है, ये रहा, ये आंसर आ गया। ठीक है। तो ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं दोस्तों। तो मैंने अच्छे से आपको करवाए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट को मैंने ये नहीं सोचा कि जल्दी जल्दी करवा दूँ, क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं होता, मैंने आपको करवाना है कि आपको आए, आप एग्जाम में इनको करो। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ठीक है। तो उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।